नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है उदारवाद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के इस तीसरे आखिरी खंड में राजनीति विज्ञान के आपके पेपर में उदारवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और जो उदारवाद है उसकी सिद्धांत, उसके प्रमुख उदारवादी विचारक, उदारवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उदारवाद का योगदान व आलोचना आपसे पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि उदारवाद का अर्थ क्या है। तो उदारवाद के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आधुनिक युग को हम उदारवाद का युग कह सकते हैं। उदारवाद आधुनिक युग की अत्यधिक प्रभावशाली विचारधारा है जिसने यूरोप के सभी देशों को विशेष रूप से प्रभावित किया है। उदारवाद का इतिहास आधुनिक पश्चिमी दर्शन का इतिहास बन गया है। यह आधुनिक युग की प्रभावी विचारधारा है जिसने बहुत से राजनीतिक तथा सामाजिक आंदोलनों को प्रेरणा दी, बहुत से राजनीतिक तथा आर्थिक आंदोलनों का विरोध किया तथा मानव इतिहास को भी प्रभावित किया है। देखें तो उदारवाद ऐसा विचारक है जो अंग्रेजी के प्राय लिबरलिज्म की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा लिबरलिज्म से हुई है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता या स्वतंत्र व्यक्ति से संबंधित। अतः उदारवाद की संकल्पना स्वतंत्रता के विचार के साथ निकट से जुड़ी हुई है और ये कहीं न कहीं स्वतंत्रता का भी पर्यायवाची माना जाता है। मूलतः लिबरल विश्लेषण ऐसे व्यक्ति या ऐसे सिद्धांत के साथ लगाया गया था जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करे। यह स्पष्ट कर पाना कि उदारवाद क्या है बहुत कठिन है, क्योंकि यह कोई एक निश्चित विचारधारा नहीं है और न ही किसी विशिष्ट विचारक के साथ बंधी हुई है। इतना ही नहीं, ये किसी एक कालखंड के साथ भी नहीं जुड़ी हुई। वास्तव में ये एक व्यापक विचारधारा है। ये एक निश्चित जीवन दर्शन है जो पूरी तरह से मानव प्रवृत्ति पर आधारित है। इसमें वो सारे विचार शामिल हैं जिन्होंने एक और प्राचीनवाद की शासन की निरंकुशता का विरोध किया है। ये जो निरंकुशता है ये किसी की भी हो सकती है, राजा की, किसी वर्ग की, या मध्य युग की सामंती शासन व्यवस्था का, या चर्च के अधिनायकवादी विशेषाधिकारों का विरोध किया है और दूसरी ओर व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया है। लोकतंत्र के आदेशों को स्थापित करने का पूरा प्रयास किया है, सामाजिक हित की बात कही है। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि उदारवाद जो है कहीं न कहीं मुख्यतः दो मुद्दों पर बल देता है। पहली बात, यह निरंकुश सत्ता को अस्वीकार करके उसकी जगह मनुष्यों की स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य रखता है और इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की मांग की जाती है। आज उदारवाद व्यक्तिवाद, लोकतंत्र तथा समाजवाद के मिश्रण के रूप में विकसित एक पूंजीवादी वर्ग की विचारधारा कही जा सकती है। उदारवाद का अगर विकास देखें तो उदारवाद को यूरोप के इतिहास की निम्नांकित परिस्थितियों में विशेष इसका मुख्य महत्व रहा है। पहली बात है ये पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण का दौर 14वीं शताब्दी में इटली में शुरू हुआ था। बाद में फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और यूरोप तक ये फैल गया था। धार्मिक चर्च के पारलौकिक दृष्टिकोण का विरोध हुआ और व्यक्ति के संबंध में लौकिक दृष्टिकोण को अपनाया गया। इसमें कला और साहित्य के क्षेत्र में चर्च के एकाधिकार का अंत हो गया और इसमें धार्मिक उपदेशों की जगह मानवीय संवेदनाओं को प्रमुखता दी जाने लगी। इसमें राजनीति में मानववाद को बढ़ावा मिला। जहाँ तक धर्म सुधार का सवाल है तो धर्म सुधार आंदोलन के कारण भी उदारवाद का जन्म हुआ था। मध्य युग में पोप का धार्मिक क्षेत्र में एकाधिपत्य था और उसकी निरंकुशता का हर तरफ विरोध होने लगा। मार्टिन लूथर किंग और काल्विन जैसे धर्म सुधारकों ने धार्मिक निरंकुशता का विरोध किया। इससे धार्मिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता का मार्ग खुला। लास्की के शब्दों में धर्म सुधार के सिद्धांत तथा सामाजिक परिणाम व्यक्ति के लिए मुक्ति लाने वाले सिद्ध हुए हैं। उदारवाद में निरंकुश शासन का भी विरोध किया गया है। 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देशों में निरंकुश राजतंत्र स्थापित हो गए थे और ये अपनी उत्पत्ति का आधार देवी सिद्धांतों को मानते थे, जिससे राज्य असीम निरंकुश शक्तियाँ रखता था। इस दृष्टिकोण का विरोध होना स्वाभाविक था। जॉन लॉक, J.S. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर आदि विचारकों ने देवी सिद्धांत और उससे उत्पन्न निरंकुश शक्ति पर प्रहार किया। उन्होंने व्यक्ति स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उदारवाद का मार्ग खोल दिया। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। इससे नए उद्योगों की स्थापना हुई, नए बाजार आए, नए शहरों का निर्माण हुआ।
नई तरह का कला कौशल और शिक्षा की आवश्यकता हुई। उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खुले और इस तरह से एक नए मध्यम वर्ग का जो है उदय हुआ। तो हम देख सकते हैं कि ये जो मध्यम वर्ग था इसने सामंतवाद और विशेषाधिकारों को चुनौती दी और मानव मात्र के अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता तथा इसका नारा बुलंद किया। उद्योगपतियों का एक वर्ग विकसित हुआ जिससे आर्थिक क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र पर भी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो ये उदारवाद के कारण थे जिसकी वजह से जो है उदारवाद का जन्म हुआ। तो हम उदारवाद के जन्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, निरंकुश शासनों का विरोध और औद्योगिक क्रांति के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। जहाँ तक उदारवाद के मूल सिद्धांतों या लक्षणों का सवाल है, तो उदारवाद के अर्थ को समझने से पहले हमको इन वक्तव्यों को ध्यान देना होगा। उदारवाद अनुदारवाद का विलोम नहीं है। ये सही है कि उदारवाद विशेष रूप से इंग्लैंड की प्रचलित अनुदारवादी दृष्टिकोण का विरोधी विचारधारा थी, लेकिन जो है ये इंग्लैंड के स्थापित अनुदारवाद सुधार और परिवर्तनों का विरोधी था। ये राजाओं, सामंतों और चर्च के अधिकारियों के विशेषाधिकारों की रक्षा का प्रतीक था, किंतु उदारवाद ने सभी क्रांतिकारी परिवर्तनों का पक्ष पोषण किया है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। अमेरिका और फ्रांस में जितनी भी क्रांतियाँ हुई तो उसका उदारवाद पोषक था। उदारवाद को अनुदारवाद की विपरीत विचारधारा समझा जाने लगा, लेकिन ये भ्रांतिपूर्ण है। उदारवाद ने आधुनिक युग के सामाजिक और साम्यवादी विचारों का भी विरोध किया है, जबकि ये विचारधाराएं भी क्रांतिकारी परिवर्तनों में विश्वास रखती हैं। उदारवाद व्यक्तिवाद का पर्यायवाची नहीं है। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि व्यक्तिवाद उदारवाद का न केवल अभिन्न अंग है बल्कि उसकी आत्मा है। यथार्थ में उदारवाद व्यक्तिवादी विचारधारा और व्यक्ति के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप को सहन नहीं करती, जबकि आधुनिक युग में उदारवाद ने व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से आगे बढ़कर राज्य के सकारात्मक पक्ष को स्वीकार किया है। राज्य जनहित के लिए व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है। उदारवाद तथा लोकतंत्र आपस में पर्यायवाची नहीं है। कुछ विद्वान लोकतंत्र को उदारवाद का पर्यायवाची मान बैठे हैं, जो तर्कसंगत नहीं है। यह सही है कि दोनों में घनिष्ठ संबंध है, किंतु दोनों एक नहीं है। उदारवाद का आधार स्वतंत्रता है और वह केंद्रीकृत शासन का विरोधी है, जबकि लोकतंत्र का मूल आधार समानता है। साराटोरी जैसे विद्वान ये मानते हैं कि उदारवाद का संबंध राजनीतिक पराधीनता, व्यक्तिगत पहल तथा राज्य के स्वरूप से है, जबकि दूसरा समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक एकता तथा कल्याणकारी नीति से संबंधित समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। लोकतंत्र तो इस प्रकार उदारवाद और लोकतंत्र एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। उदारवाद लोकतंत्र और व्यक्तिवाद इन दोनों का मिश्रण है। सही मायने में उदारवाद में लोकतंत्र तथा व्यक्तिवादी विचारों का मिश्रण पाया जाता है। मैकगर्वन के शब्दों में एक क्रांतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो विभिन्न तत्वों का मिश्रण है, जिसमें एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद है। इस प्रकार उदारवाद लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को उचित मानता है, लोकतंत्रीय आदर्श इसके मान्य है, और दूसरी ओर यह व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूरा अवसर देना चाहता है। उदारवाद किसी प्रकार के अधिनायकवाद तंत्र को स्वीकार नहीं करता। तो इस प्रकार हमने देखा कि उदारवाद के हमने इस वाले लेक्चर में अपने उदारवाद क्या है उसके अर्थ को समझा। उदारवाद से संबंधित कौन कौन से कथन हैं जिससे कि हमें भ्रम हो जाता है उसका भी हमने स्पष्टीकरण देखा। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि उदारवाद का विकास कैसे हुआ, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, क्या क्या परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से उदारवाद का जन्म हुआ। इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि उदारवाद जो है वो निरंकुश शासनों का विरोध तो था ही, औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के पृष्ठभूमि में भी उदारवाद का जन्म हुआ। हमने ये भी देखा कि उदारवाद को अर्थ को समझने के लिए किन किन तथ्यों की व्याख्या आवश्यक है हमने देखा। उदारवाद अनुदारवाद का विलोम नहीं है, उदारवाद व्यक्तिवाद का पर्यायवाची भी नहीं है, उदारवाद लोकतंत्र का पर्यायवाची भी नहीं है, उदारवाद लोकतंत्र तथा व्यक्तिवाद का मिश्रण है। हमने ये भी देखा कि उदारवाद के जो है वो किन किन परिस्थितियों में उदारवाद का जन्म हुआ। अगले लेक्चर में हम उदारवाद के मूल सिद्धांत या लक्षणों की बात करेंगे। आपकी परीक्षा में अक्सर उदारवाद से के न्यू टाइप से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें उदारवाद के जन्म की परिस्थितियाँ
और उदारवाद के संदर्भ में, अर्थ के संबंध में जो कथन जो हैं जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका स्पष्टीकरण भी बहुत आवश्यक है। तो आप इस टॉपिक की तैयारी कीजिए और कोई दिक्कत होगी तो हम मिलेंगे तो उस पर बात करेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।